रामपुर नाम का एक छोटा सा बहुत प्यारा गांव था। उधर एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम सोमवती था। उसके पास ना तो परिवार था ना कोई और। बस उसके पास उसकी एक सबसे प्यारी चीज़, उसकी बकरी। उसने उसका नाम कजरी रखा था। कजरी को वो अपनी बेटी की तरह मानती थी। कजरी बहुत ही ज़्यादा समझदार बकरी थी। वो बुढ़िया की सारी बातों को बहुत अच्छे से समझती थी और अकेले खुद ही वो खेत में जाकर चर लेती थी और चरकर वापस घर पर भी आ जाती। घर पर जब वो लौटती तब आवाज़ निकालकर बोलती, मैं आ गई, ऐसा मानो जैसा कहती कि मैं आ गई हूँ घर पे। बुढ़िया समझ जाती। इसलिए गांव के बच्चे भी कहते, बुढ़िया की बकरी तो जादू की है। एक दिन जब मुखिया बाजार में टहल रहा था तब उसने दो आदमियों की बातें सुनी। वो भी बुढ़िया की बकरी के बारे में ही बात कर रहे थे। जब थोड़ा आगे गया तब उसने बच्चों की भी बातें सुनी। जो बच्चे बात कर रहे थे, बुढ़िया की बकरी तो जादू की है, जादू की, वो सारी बातों को समझती है। इन सारी बातों को सुनने के बाद मुखिया अगले दिन ही पंचायत बैठाता है कि ये जानने के लिए कि ये सारी जो गांव में अफवाहें फैल रही हैं वो सच है या झूठ। जब बुढ़िया के साथ उसकी बकरी मैं करते दोनों साथ में आते हैं पंचायत में, तब मुखिया खड़ा होकर बुढ़िया को कहता है, क्या तुम्हारी बकरी सच में बहुत समझदार है? अगर समझदार है तो हमें साबित करके दिखाओ कि तुम्हारी बकरी सारी बातें तुम्हारी मानती है। तब बुढ़िया, हाँ, मैं साबित करके दिखाती हूँ, लेकिन इसका मुझे इनाम तो मिलेगा ना? तभी ही मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी कजरी कितनी समझदार है अन्य बकरियों के मुकाबले में। ऐसा सुनकर मुखिया ने कहा, हाँ हाँ, साबित करके दिखाओ। अगर तुमने साबित कर दिया तो मैं तुम्हें ज़रूर इनाम दूंगा। इतना सुनने के बाद सोमवती कहती है, ठीक है। तब वो अपनी कजरी को कहती है, बेटा कजरी, बेटा कजरी, मैंने इस पेड़ के पीछे एक लकड़ी फेंका है, जाओ उसे लेकर आ। इतना सुनते ही कजरी दौड़े दौड़े उस पेड़ के पास लकड़ी ढूंढने लगती है। कुछ समय बाद कजरी उस लकड़ी को ढूंढ कर ले आती है और मुखिया के पास जाने लगती है। मुखिया के पास पहुंचने के बाद उसके चरणों में उस लकड़ी को वो डाल देती है, लकड़ी के टुकड़े को। ये देखकर मुखिया तो खुश होता है और हंसता भी है। बाद में मुखिया कहता है कि तुम अपनी बकरी को कुछ और करके दिखाने के लिए कहो। तब सोमवती अपनी बकरी को कहती है, बेटा कजरी, जा तो मुखिया जी के पैर छू कर दिखा दे इन सबको। तब कजरी वैसा ही करती है, मुखिया के पैर छू लेती है। बाद में मुखिया कहता है, सच में सोमवती, तुम्हारी बकरी तो बहुत समझदार है, ये तुम्हारी सारी बातों को भी मानती है। अब तुम्हें इनाम देने का वक्त आ गया है सोमवती। ये बोलकर मुखिया जाकर धन लेकर आता है और सोमवती को दे देता है और बाकी सारे लोग बकरी की समझदारी पर तालियां बजा रहे होते हैं। ये कहानी एक छोटे से गांव सोनपुर की है, जहाँ पर दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम विक्रम और एक का नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और समझदार बच्चा था, लेकिन विक्रम जो था वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी लड़का था। दोनों का बचपन साथ में ही बीता था। जब वे दोनों बड़े हुए तो दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अर्जुन जो था खेतों में काम करता और अपना खेती से गुजारा करता था, लेकिन विक्रम शहर चला गया और शहर में जाकर एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया और शहर में ही बसने लगा था। एक दिन वो गांव जाने का विचार बनाता है और गांव चला जाता है। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले वो अर्जुन के घर पर पहुंच जाता है चुपचाप।
उसके घर पर वो अर्जुन के आने का इंतज़ार करता है और मनी मन सोचता है कि अर्जुन अभी तक गरीब का गरीब ही रह गया है, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ देर बाद अर्जुन अपने घर पर आता है और उसे देखकर चौंक जाता है और पूछता है, भाई आप कौन हो और आप मेरे घर पर किस लिए आए हो? तब विक्रम कहता है, क्यों भाई, मुझे भूल गया क्या? मैं तेरा वही बचपन का दोस्त विक्रम। तब अर्जुन कहता है, नहीं नहीं यार, मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, वैसे तुम इतने दिनों बाद गाँव आए हो। तब विक्रम अपनी घमंडी आवाज़ में कहता है, हाँ हाँ, मैं आया तो तेरे से मिलने के लिए, लेकिन तेरी घर की हालत देखकर मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि तू अभी तक वैसे का वैसा ही रह गया, गरीब। कैसे तू इस झोपड़ी में रह लेता है? यहाँ से टपक रहा है, तेरा पानी टपकता होगा, टूट फूट रखा है सब कुछ, कैसे रहता है? और तू कैसे खाता पीता है भाई? अभी तक तू इतना गरीब का गरीब। मुझे देख, पढ़ाई तो हम दोनों ने साथ में की, लेकिन मैं शहर में जाकर एक अमीर व्यापारी बन गया और तू अभी तक खेती करता रह गया। तब अर्जुन कहता है, मुझे जितना मिला है मैं उतने में ही खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं है। विक्रम ऐसी बातें ही बोलकर अर्जुन की बेइज्जती कर रहा होता है। कुछ देर बाद विक्रम अर्जुन से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, तू रह अपने इस झोपड़ी में। कुछ दिन बाद जब अर्जुन अपने खेत में काम कर रहा होता है, वहीं से विक्रम गुजर रहा होता है। उतने में एक सोने से भरा हुआ मटका मिलता है, उसमें सोने के सिक्के भरे हुए होते हैं। विक्रम वहीं से देखकर चौंक जाता है और गुस्से में उसके पास आता है दौड़ा दौड़ा और कहता है, ये सोने के सिक्के मेरे हैं। तब अर्जुन कहता है, नहीं, ये हम दोनों बांट लेते हैं आधा आधा। वैसे मैंने ढूंढा है, लेकिन तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए हम दोनों को इसे बांट लेना चाहिए आपस में आधा आधा। तब विक्रम उसे गुस्से में एक जोर से लात मारता है और धक्का देकर गिरा देता है। अर्जुन गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है। विक्रम को लगता है कि वो मर गया है, इसलिए वो डर के मारे बिना सोने के सिक्के लिए वो दौड़ा दौड़ा भाग जाता है उधर से। कुछ देर बाद जब अर्जुन को होश आता है, तब उसे बहुत बुरा लगता है और सोचता है कि हम दोनों बचपन के दोस्त थे, तब भी विक्रम ने मेरे साथ ऐसा करा। उसे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि मैं जिससे सच्चा अपना दोस्त मानता था वो कितना ज़्यादा मतलबी है। ये सोचकर वो विचार बनाता है कि ये सारे खजाने वो सरपंच को दे देगा। अगले दिन जब गांव में पंचायत बैठी हुई थी और वहां पर सारे लोग आपस में बात कर रहे थे, उसी समय अर्जुन उनके पास पहुंचता है। साहब, मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ, ये सोने से भरा हुआ मटका, सोने के सिक्के हैं इसमें, मुझे खेती करते समय मिले थे, आप इन्हें रख लीजिए, ये क्योंकि गांव के काम आएंगे, बच्चों के विद्यालय बनाने में और गरीब लोगों के लिए अस्पताल बनाने में। इन पैसों की ज़रूरत मुझे नहीं, गांव वालों को है। सरपंच अर्जुन की बातों को सुनकर बहुत खुश होता है और अर्जुन को कहता है कि तुम्हारे जैसा नेक दिल इंसान आज के ज़माने में कहीं नहीं होगा और तुम्हारे जितना ईमानदार। तुमने अपने लिए ना सोचकर गांव वालों के बारे में सोचकर तुमने बहुत बढ़िया काम करा है। इससे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं ऐलान करता हूँ कि इस खजाने का सबसे बड़ा हिस्सा तुम्हारा है और बाकी का गांव वालों के लिए। ये सुनकर अर्जुन बहुत खुश होता है। इस प्रकार अर्जुन को उसकी नेकी का फल मिल जाता है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो गोपालगंज नाम के गांव में रहा करता था। उसका नाम बिल्लू। बहुत ही ज़्यादा शैतान बच्चा था। आए दिन वो गांव वालों को परेशान करता अपनी शरारती टोली के साथ में। पूरे गांव में उसकी और उसकी टोली के ही चर्चे हुआ करते थे। इस वजह से गांव वालों ने एक दिन सरपंच से उसकी शिकायत कर दी और उसे कहा डांटने के लिए कि आप बिल्लू को समझाएं कि उसकी बहुत ही ज़्यादा शरारतों के चक्कर में हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तब गांव का सरपंच कहता है, ठीक है, मैं समझाऊंगा,
मैं बिल्लू को समझाऊंगा कि तुम अगर आज के बाद अगर तुमने शैतानी की तो मैं तुम्हें गांव से निकाल दूंगा। अगले दिन ही सरपंच बिल्लू के पास जाता है और बिल्लू को समझाता है कि बिल्लू, तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा शिकायतें आ रही है गांव वालों से। और सरपंच चेतावनी देते हुए कहता है बिल्लू को कि आज के बाद तुम्हारी कोई भी शिकायत आनी नहीं चाहिए। इतना सुनते ही बिल्लू सरपंच से कहता है, ठीक है सरपंच जी, मैं आज के बाद कभी कोई भी गलती नहीं करूँगा, आपको मेरी कोई शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। बिल्लू सरपंच को विश्वास दिला देता है कि अब से वो शैतानी नहीं करेगा। कुछ देर बाद बिल्लू अपने दोस्तों से मिलता है और कहता है, क्या तुम सबको पता है कि गांव वालों ने मेरी शिकायत सरपंच जी से कर दी है। गांव वालों ने कहा है कि मैं उन सबको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता हूँ और मुझे सरपंच ने चेतावनी दी है कि अगर आज के बाद तुमने शैतानी की तो मैं तुम्हें गांव से निकलवा दूँगा। इसलिए गांव वालों को तो सबक सिखाना बनता है, भले ही मैं शांत रहूँ। तब बिल्लू के दोस्त भी कहते हैं, हाँ बिल्लू, हमें ज़रूर गांव वालों को सबक सिखाना चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा। तब बिल्लू के खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपना आइडिया उन दोनों को भी बता देता है। तीनों ने प्लान के अनुसार गांव के चौराहे के पास एक पेड़ के नीचे मिलते हैं और तीनों की तीनों मिलने के बाद में कुछ आपस में बातें करते हैं और बिल्लू के हाथ में एक बोर्ड होता है जिस पर कुछ लिखा हुआ होता है। वो उसे पेड़ के नीचे लगाकर भाग जाते हैं। उस रास्ते से गुजरते हुए लोग उस बोर्ड के पास पहुंचते ही उधर रुककर उसे पढ़कर फिर अपने रास्ते की ओर चले जाते थे। ऐसे करते करते पूरे गांव के लोगों ने उस बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ था बिल्लू ने उसे पढ़ लिया। बिल्लू ने उस बोर्ड पर लिखा था, जिसके भाग्य में होगा उसे मिलेगा। इस पेड़ के पास में खजाना छुपा है। गांव के खजाने वाली बात पूरे गांव में बहुत अच्छे से फैल जाती है। हर एक आदमी, हर एक दुकानदार उस खजाने के बारे में ही बात करता है। रात होते ही सब के सब अपने घरों में उस खजाने को लेने के लिए प्लान बनाते हैं और अपने आपस में विचार करते हैं। अगले दिन सुबह होते ही कुछ लोग उस पेड़ के पास में जाते हैं और वहाँ पर गड्ढा खोदने लगते हैं खजाने की तलाश करने के लिए। धीरे धीरे कर कर वहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं खजाने की तलाश में। कुछ देर बाद वहाँ पर गांव के सरपंच आते हैं और वहाँ पर रुककर पूछते हैं, इस पेड़ के नीचे खुदाई क्यों कर रहे हो आप सब। तब वहाँ के लोग कहते हैं, सरपंच जी, आपको पता नहीं है क्या? आपको क्या बात नहीं पता चली कि इस पेड़ के नीचे खजाने छुपे हैं? उतने में ही सरपंच जब पीछे बिल्लू और उसके साथियों को हंसता हुआ देखता है तब वो सोचने लगता है, कहीं ये काम बिल्लू और बिल्लू की टोलियों का तो नहीं। तब सरपंच बिल्लू को थोड़ा साइड में ले जाकर उससे कहता है, बिल्लू, सच सच बताना, ये तुम्हारा ही काम है ना? पहले तो बिल्लू मना करता है, कहता है कि नहीं नहीं सरपंच जी, भला ऐसी हरकत मैं कैसे कर सकता हूँ? आपने तो मुझे उसी दिन चेतावनी दी थी ना कि अगर मैंने फिर से कोई शरारत की तो आप मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। मैं नहीं करता ऐसी हरकतें। तब सरपंच कहता है, देखो बिल्लू, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम पे भरोसा करना जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली करने जैसा है। इसलिए मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि बिल्लू, ये शरारत तुम्हारी ही है ना? सच सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा और मैं तुम्हारे घर वालों से भी तुम्हारी शिकायत करूँगा। ऐसा सुनते ही बिल्लू तो डर के मारे सरपंच को सच सच बता देता है। कहता है, सरपंच जी, ये मैंने ही करा है, लेकिन सरपंच जी, इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें तो गांव वालों की गलती है कि उन्होंने वो मान भी कैसे लिया कि सच्ची में उस पेड़ के नीचे खजाना है। मैंने तो सिर्फ बोर्ड पर लिखा था ना कि जिसके भाग्य में होगा उससे मिलेगा, इस पेड़ के पास में खजाना है। लेकिन गांव वाले तो बड़े हैं, उन्हें तो सोचना चाहिए थे ना कि अगर खजाना होगा तो कोई भला ऐसे लिख कर क्यों जाएगा।
और अगर उधर खजाना होगा भी तो वो भला क्यों लोगों को बताएगा कि इधर खजाना है, वो तो खुद ही लूट कर जाएगा ना। गांव वालों को तो ये सोचना चाहिए था, वो तो लालच में आ गए, तो इसमें मेरी थोड़ी ना कोई भी गलती है। बिल्लू की बात को सुनकर सरपंच कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन तुम्हें फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करोगे। अगर तुमने वापस ऐसी हरकत फिर से की तो मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। इतना सुनते ही बिल्लू कहता है, ठीक है सरपंच जी, आज के बाद मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा, और अपनी गलती मान लेता है और कहता है, सरपंच जी प्लीज़ आप मेरी बात मत बताना कि ये हरकत मैंने ही की है, वरना मुझे घर वाले बहुत डांटेंगे और मारेंगे भी। तब सरपंच कहता है, ठीक है, आज के बाद ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बाद में सरपंच लोगों के पास जाता है और उन्हें मना करता है खुदाई करने से, और कहता है कि ये ज़रूर किसी बच्चे या किसी इंसान की शरारत होगी जो आप सबको पागल बना रहा है। अगर यहाँ पर ख़जाना छुपा होता तो वो लिखता ही क्यों। सरपंच की बातों को सुनकर वहाँ खड़े लोग सरपंच की बातों में हाँ मिलाते हैं और सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को सरपंच की बातों पर विश्वास नहीं होता, तो वो खुदाई करते ही रह जाते हैं और बिल्लू की टोली उसे देखकर हंसती ही रह जाती है। कोल्हापुर नाम के गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम राजू था। राजू अपने परिवार के साथ रहता था। राजू एक मेहनती किसान था। उसके परिवार का गुजारा खेती से ही होता था। एक दिन राजू की पत्नी सुनीता राजू से कहती है, सुनिए जी, आप खेती छोड़ क्यों नहीं देते? कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते हो? अगर आप कोई दूसरा काम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? तब राजू, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन मैं कौन सा काम करूं समझ नहीं आता है। मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ जो शहर में जाकर नौकरी करूं। तब सुनीता, मेरे पास एक तरकीब है, क्यों न हम समोसे की दुकान खोलें? इस गांव में एक भी समोसे की दुकान नहीं है, और आप तो वैसे भी बहुत अच्छे समोसे बनाते हो। हाँ तुम सही कहती हो, मुझे समोसे की ही दुकान खोलनी चाहिए। अगले ही दिन राजू ने समोसे की दुकान गांव में खोल दी। राजू रोज सुबह अपनी जल्दी दुकान खोलता और शाम को बंद कर देता। राजू के समोसे लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगे। राजू की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती ग्राहकों की। इस वजह से राजू की दुकान बहुत ही ज्यादा अच्छी चलने लगी और धीरे धीरे उसकी दुकान बहुत ही ज्यादा जम गई। जमने के कारण वो बहुत ही ज्यादा अच्छा पैसा कमाने लगा। राजू ने कुछ दिनों में ही अपना नया घर बना लिया। इसके कारण उसके अंदर थोड़ा सा घमंड और लालच भी आने लगा। राजू समोसे में आलू कम करने लगा, उसकी जगह वो आटा मिला देता, और अगर कोई उसे कुछ बोलता तो वो उससे उल्टा जवाब देता। एक दिन राजू की दुकान पर एक बुढ़िया आती है और वो समोसे खाती है। समोसे खाने के बाद में तब बुढ़िया कहती है, बेटा राजू, तुम्हारे आज के समोसे थोड़े अजीब लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि तुमने इसमें आटा मिलाया है। तब राजू, ए बुढ़िया, तू मुझे मत सिखा कि समोसे कैसे बनाने हैं। समोसे तो मैंने बहुत अच्छे बनाए हैं, तुझे इसलिए अच्छे नहीं लगे क्योंकि तेरी उम्र हो गई है। तब बुढ़िया उसकी दुकान से चली जाती है। एक दिन राजू की दुकान पर साधु आता है और साधु कहता है, बेटा 2 समोसे देना। हाँ हाँ बाबा, ये लीजिए समोसे। तब साधु, राजू, तुमने समोसे में आलू कम और आटा मिला दिया है। क्या तुम्हें पता है, इससे तुम्हारी दुकान पर असर पड़ेगा। तुम्हें इतना लालच नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। अरे बाबा, अब समोसे मुझे सजा देंगे क्या? मेरे समोसे को तो लोग खाकर और मांगते हैं।
बाबा, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। आपको अपने बारे में सोचना चाहिए क्योंकि आपकी अब उम्र हो गई है, इसलिए आपको इतने स्वादिष्ट समोसे अच्छे नहीं लगे। इस गांव में मेरे जैसा समोसा कोई नहीं बना सकता है। तब साधु विनम्रता से कहता है कि तुम्हारा ये व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तुम पैसों की माया में लालची बन गए हो। तुम्हें तो वक्त ही सबक सिखाएगा। ऐसा कहकर साधु चला जाता है। साधु के जाने के बाद से ही राजू की ग्राहकी कम हो जाती है। धीरे धीरे राजू की मिलावटी समोसे की बात पूरे गांव में फैल जाती है और उसके दुर्व्यवहार की बात। गांव का हर एक व्यक्ति राजू के समोसे के बारे में और राजू के व्यवहार के बारे में बात करने लगता है। इसके कारण राजू की दुकान पर कोई समोसे खाने नहीं जाता। इसके कारण राजू रोज समोसे बनाता और रोज उसके हमेशा समोसे वापस रह जाते। इसके कारण रोज राजू समोसे लेकर आता और वापस घर ले जाता। पूरा दिन बस वो खाली बैठा रहता। कोई भी ग्राहक उसके पास समोसे खाने नहीं आता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहता है। राजू रोज समोसे बनाकर लेकर आता और रोज उसके वापस रह जाते। एक दिन राजू को अपनी गलती का एहसास होता है। तब गांव की पंचायत बैठाई और सारे गांव वालों के सामने माफी मांगने लगता है और कहता है, मैंने जो अपने लालच के कारण आप सबको मिलावटी समोसे खिलाए और मैंने आप सब के साथ गलत व्यवहार करा, इन सब के लिए आप सब मुझे माफ कर दो। मैं कसम खाता हूँ मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा। तब गांव वाले राजू को माफ कर देते हैं। तब राजू को सरपंच धमकी देते हुए कहता है, देखो राजू, अगर तुमने दोबारा ऐसा काम किया तो तुम्हें अपनी ये दुकान बंद करनी होगी। अगले दिन से राजू अपनी दुकान पर जैसे पहले समोसे अच्छे बनाता वैसे ही बनाने लगता है और उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगते हैं।